हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल का ये तीसरा भाग है और हम पढ़ रहे हैं एरिया जो कि 2D है। ठीक है, 2 डायमेंशन। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया था। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंसेप्ट बताया है पूरा, क्योंकि हम 40 क्वेश्चन शुरू के जो देखेंगे वो सिर्फ त्रिभुज पे बेस्ड होंगे, ट्राइंगल पे। तो त्रिभुज को पूरा डिटेल में समझने के लिए सबसे पहली वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लेना, पूरा समझना उसको। उसके बाद दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा पार्ट, और शायद हो सकेगा तो एक और पार्ट बन सकता है इसका, और हम इसको शायद कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा किसी भी बुक का, वो आपका बाहर नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ गए सारे क्वेश्चंस का, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देख लो, त्रिभुज एक एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी है और ये बोल रहा है कि सी पर समकोण है। तो एक काम करो, इसको नाम सी दे दो और इसको नाम बी दे दो, क्योंकि सी पे समकोण है ना, सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 90 से सामने वाली लाइन पे एक लंब डाल दूं तो ये दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई क्या है? पी। पी जो है वो उसके शीर्ष से सी से, ठीक है, ए बी पे डाली गई लंब की लंबाई है। पी जो है वो इसका जो लंब हो गया। तब ए बी सी क्रमशः बी सी सी ए और ए बी की लंबाइयां हो तो निम्न में से क्या सही है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में निम्न दिया है, इसीलिए मैंने ऑप्शंस लिए हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यूज पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ देखें इसको कि यहाँ पे जो P है वो इस AB को C से डिवाइड करने पर बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर मैं P की वैल्यू देखूं तो P यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि वो AB को काट रहा है। AB को काट रहा है। P जो है वो इस AB को काट रहा है किससे? C से। तो C जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को, तभी तो P आया हमारा कि C ने डिवाइड कर दिया बराबर भागों में इसको। किसको? ए बी को। तो सी ने डिवाइड किया ना ए बी को, तो सी ने डिवाइड किया ए बी को, तभी जाके ये पी पॉइंट नाम आया हमारा। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी अपॉन सी। लेकिन हर एक भुजाओं को क्या दिया है? ए को बी सी, बी को सी ए और सी को ए बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो ये जो है कैपिटल है, हम इनको स्मॉल नाम ले लेते हैं। मतलब ये हो गया ए बी अपॉन सी। तो मैं इसको लिखना चाहूँ नीचे, तो P इक्वल टू ये है A B और ये है C। ठीक है, P इक्वल टू ए बी अपॉन सी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में P का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर करूंगा तो A का भी स्क्वायर होगा, B का भी स्क्वायर होगा और नीचे C का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक चीज और, P स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और नीचे देखना C स्क्वायर है ना, तो C स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यह है पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी जानते हैं इस कर्ण का वर्ग बराबर है इस लंब के वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है तो ये जो BC है उसकी लेंथ कितनी दी है? A। तो देखो BC इसकी लेंथ कितनी दी है? A। CA की लेंथ कितनी दी है? B। तो CA की लेंथ कितनी दी है? B। और ये लेंथ कितनी दी है टोटल? C। ठीक है, हम जानते हैं, वैसे ही जानते हैं कि C के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी होती है, B के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी होती है और A के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल a होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? C। तो C का वर्ग बराबर B का वर्ग प्लस A का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर C का वर्ग जो है वो बराबर है A स्क्वायर और B स्क्वायर के। तो यहाँ पे A स्क्वायर और B स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इस C की वैल्यू कहाँ से आई? तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल ली। और ये A और B में कैसे लिख दी? तो यहाँ पे ये दिया है इसने स्पेशली कि ए बी सी क्रमशः जो वो बी सी और सी ए और ए बी की लंबाइयां हैं। मतलब ये ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है? C। देखो पहले BC दिया है तो BC की लंबाई A है,
तो ये बी से सी की लंबाई ए है, फिर दिया है सी ए, तो सी ए की लंबाई है बी, तो ये सी है ये ए है, सी ए की लंबाई है बी, इसी प्रकार से दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखना पी, अगर मैं इसको देखो उल्टा कर दूं मतलब रिवर्स, तो क्योंकि यहाँ पी बटे में ऑप्शन में देखोगे आप तो शब्द पी बटे में। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूं मतलब यहाँ पी स्क्वायर है तो उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर कर दूं, मतलब एक को ऊपर ले जाऊं पी स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, तो इधर भी ऐसा ही होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बटे में भी ये पूरा रख दो प्लस बी स्क्वायर के बटे में भी ये पूरा रख दो, तो ए स्क्वायर के अपॉन में क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये प्लस है इसलिए मैंने लगा दिया प्लस, और बी स्क्वायर के अपॉन में भी क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे एक इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इक्वेशंस जो है वो इसको मैच कर रही है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस 2 है जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 40 है और उसका जो क्षेत्रफल है वो दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं, इसका परिमाप 40 है, क्षेत्रफल 60 है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, तो अगर एक भुजा 17 चल गई तो सीधी सी बात है एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 13। ठीक है, 7 5 12 हाँ 5 12 13 8 15 17, एक ही ट्रिपलेट बनता है। अगर एक भुजा सबसे बड़ी है इसका मतलब वो कर्ण ही होगा। ठीक है, वो कर्ण ही तो होगा, मतलब सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 8 होगी। अरे सबसे छोटी भुजा 8 होगी ना, क्योंकि इनका परिमाप अगर 40 है तो इन नंबर को जोड़ो 40 आ जाएगा वैसे भी, क्योंकि ये हमारा ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है ना। ये चीजें देखो, ये चीज अगर जो नया इस वीडियो को देख रहा है ना उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख के आना अगर त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो, क्योंकि त्रिभुज का एक एक कंसेप्ट जितना होता है मैंने पहली वीडियो में पूरा बताया है, दूसरी वीडियो से हम सारे क्वेश्चंस और उनके अंदर जो लगता है त्रिभुजों का कंसेप्ट वो सारा बताता जा रहा हूं मैं, और तीसरी वीडियो ये जो है इसमें भी मैं कंसेप्ट पूरा बता रहा हूं आपको, कि हर सवाल को फार्मूला लेके सोल्व करने नहीं बैठना है, जो सीधा समझ में आ रहा है उसको सीधा करेंगे। ट्रिपलेट्स पता है सबसे लंबी भुजा 17 है तो सबसे छोटी भुजा 8 होगी, क्योंकि 17 उसी में तो आता है जिसमें एक ट्रिपलेट होता है। और अगर ऐसा नहीं हो, कई बार क्या होता है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की भी सबसे बड़ी भुजा एक 17 हो सकती है। ठीक है, 17 हो सकती है, ये 15 हो सकती है, ये 10 हो सकती है। तो आप इन नंबर को जोड़ के देख लो, 8 15 और 17 को, क्या 40 हो रहा है? तो 17 और 8 होता है 25, 25 और 15 हो गया ना 40, तो ये 40 हो गया ना इसका परिमाप सारी भुजाओं को जोड़े, तो सबसे छोटी भुजा आ जाएगी 8। ये 8 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, किसी के मन में डाउट ना आए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती है, बराबर नहीं, बराबर होगा तो समद्विबाहु बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये दोनों भुजाओं की जो पोजीशन होती है ट्रिपलेट की वो परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है वो कर्ण होता है। बाकी की दो वैल्यूज को आप चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे तो यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये 8 15 17 ट्रिपलेट्स की वजह से ये सबसे छोटी भुजा 8 हो जाएगी, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक समद्विबाहु हो गया है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, चलो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ये एक समद्विबाहु हो गया जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो एक ट्रायंगल मान लिया ABC, इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अच्छा सॉरी माफी चाहता हूं, गलत बोल गया। ये है समत्रिबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बाहु मतलब भुजा, त्रि मतलब तीनों और सम मतलब समान, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी उसको कहते हैं हम समबाहु। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सारी भुजाएं 6 6 6 है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, √3/4a²। ठीक है, तो √3/4a² होता है, और हम जानते हैं कि √3/4 में जब a² की वैल्यू रखेंगे तो a² की वैल्यूज रखने के बाद कितना आएगा? ये a² मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36,
तो 4 नम कितना आ गया 36, मतलब 9√3। तो 9√3 ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। यहाँ पे समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। तो देखो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है हमारा। ठीक है, अब ये 5 होगी तो ये 3 और 4 कैसे भी हो सकती है। इसको मान लो 3x है, इसको 5x है और ये 4x है। इसका क्षेत्रफल 72 है, यूनिट है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली भुजा के परिमाप के बराबर ही है। पिछली त्रिभुज के, अच्छा ये तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया है। तो ये बोल रहा है तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक समबाहु है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, मान लो ये एबीसी है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 में है, और ये है पी क्यू आर। तो थोड़ा सा समझना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 72। ठीक है, तो इसका परिमाप जो है ना, ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है ये वाला, इस जबकि देखो हाँ, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल उसका 72 है, इसका क्षेत्रफल निकालना है जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो। इनका जो परिमाप है वो बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका एरिया निकालते हैं। पहले इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई इसमें जो है वो लंबाई दी है इस त्रिभुज में। ठीक है, चाहे समकोण हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, कोई भी त्रिभुज जिसमें ऊंचाई दी होती है, हम उसका जो क्षेत्रफल है वो इसी फार्मूले से निकालते हैं। 1/2 गुना आधार, आधार कितना है इसका बेस मतलब 4x, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 3x, और कितना दिया है 72। तो 4 तिया 12 हो गया, तो 12 छंग होता है 72, और 6 से कट जाएगा ये, 6 से 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूना 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से अगर इसको, चलो ठीक है हाँ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसका जो पेरीमीटर है वो उसी का होगा, मतलब पेरीमीटर बराबर है इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे 3x, 5x, 4x, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, मतलब इसका भी परिमाप कितना होगा 12x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू आ गई √12, क्योंकि x बराबर x स्क्वायर बराबर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √12, तो 12 गुना √12, ये क्या आ गया हमारा इसका परिमाप, इसके परिमाप के बराबर है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका परिमाप आ चुका है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका जो परिमाप होता है वो होता है 3a, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है, और 3a बराबर है 12 इंटू √12, तो 3 से कटेगा ये 4 बार, तो 4 √12, तो a इक्वल टू आ गया 4 √12, ये इसकी एक भुजा आ गई। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है एरिया। अब हम किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया है वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप जानते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4a²। तो ये है √3/4 इंटू 4√12, क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4√12 दो बार लिख दो। ठीक है, 4 से 4 कट गया, √12 से √12 का मल्टीप्लाई, तो सिर्फ 12 बचा, और 12 4 जा 48, तो 48√3। ठीक है, तो 48√3 हो गया आपका आंसर, इसका एरिया आ गया। एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका परिमाप समान दिया है, इसका परिमाप और इसका परिमाप, तो हमने इसका परिमाप निकाला, x की वैल्यू कितनी आई √12 है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर मैं ये भुजा a मानूं, ये भी a मानूं, ये भी a मानूं, तो सारी भुजाएं 3a होगी, और 3a बराबर इधर परिमाप कितना आया है टोटल, अगर हम जोड़े इस हिसाब से, तो 5 और 3 8 और 4 12, तो 12x, मतलब 12x, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे √12, तो 12x की √12 रख दिया। जब a से हमने सोल्व किया तो a आ गई, a मतलब उसकी एक साइड, तो अगर ये 4√12 है तो ये भी 4√12 होगी, ये भी 4√12 होगी। बस हमें क्षेत्रफल में फार्मूला रख दिया, ये क्षेत्रफल का फार्मूला, इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो हमारा 48√3 आ गया हमारा आंसर। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया है, तब उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी।
देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजा बराबर, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। मान लो ये एबीसी है, एक त्रिभुज है, 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, मतलब ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को डी पर, ये कोई बीसी भुजा है, इसको कहीं पॉइंट मान लो एक डी पर, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया डी पर, एक तिहाई बांट दिया गया, मतलब इसको 1/3 कर दिया गया, किसका, इस टोटल भुजा का। तो टोटल भुजा कितनी है हमारी 10, तो 10 का एक तिहाई, तो 10 का एक तिहाई कर दिया इसको, तो 10 से कम 10/3 है ना। उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितनी है, ए से लगा करके एक डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट हमें भुजा बीसी को डी पर एक तिहाई काट दिया, ठीक है। तो देखो ये तो डी पॉइंट है हमारा जिसको एक तिहाई काटा, लेकिन एक तिहाई इसका सेंटर पॉइंट नहीं होगा ना। अगर ए से हम कोई एक लंब डालेंगे, समझना, तो ये यहां आएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि वो तो बराबर भागों में बांटेगा, उसको तीसरे भाग में थोड़ी बांटेगा। मान लो अगर कोई एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, अगर मैंने यहाँ से एक सेंटर से उसके ए से मतलब सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, तो ये बराबर, दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। अगर मान लो ये 10 मीटर की है टोटल, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। अब अगर टोटल 10 है तो 10 का तीसरा हिस्सा अगर ये है, तो 10 का तीसरा हिस्सा थोड़ी है, ये तो टोटल आधा हिस्सा है ना, मतलब 5 है ना 10 का। तो ये भुजा जो है डी ये बोल रहा है वो अलग भुजा है, ठीक है। इस पॉइंट को डी मत दे देना, वरना सवाल कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। यहां से एक अलग लाइन है ये डी वाली, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है वो तो डी है ना, सॉरी ई है ना, सेंटर तो इसका ई पे आ रहा है। फिर से बता दूं मैं आपको, इसका सेंटर आया इस ई पे, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। और ये जो है वो इन दोनों भुजाओं को बराबर बांटता है, मतलब ये इतनी सी, इसको 10 को हटा दूं मैं, तो समझना यहाँ पे, यहां से लगा करके यहां तक ये 5 है, और यहां से लगा करके यहां तक भी ये 5 है, वो टोटल कितनी हो गई 10। अब समझ में आया, ये जो ई है ना, ये सेंटर है बी और सी का, डी सेंटर नहीं है। बीसी भुजा को डी जो है डी पर एक तिहाई में बांट दिया, तो ये जो डी है ना वो उसको तीसरे भाग में बांटता है, सिर्फ 10 को तीसरे भाग में बांटता है, 10 का तीसरा हिस्सा। अगर 10 में आप 3 का भाग देंगे तो लगभग 3.33 आएगा। तो 3 जो है वो कहां से सेंटर उसका आधा हो जाएगा 10 भुजा का, आधा नहीं है ना ये, तो इसीलिए ये एक पॉइंट अलग है, ये जो डी पॉइंट है ये अलग है। और यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज बन गए हैं, हालांकि टोटल त्रिभुज काउंट करेंगे तो 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं टोटल यहाँ पे। लेकिन हमें त्रिभुज काउंट नहीं करना है, हमें पूछा है कि एडी भुजा की लंबाई बताओ इस ए से लगा करके डी तक की। तो पहले एक काम करो कि यहां से लगा करके ये वाली भुजा हमें पता है ना कितनी है, 10/3। ये क्या हो गया, ये हमें पता है ना कि 10 का तीसरा हिस्सा में बांटा इसको, 10 को तीसरे हिस्से में बांटा। और ये टोटल कितनी है यहां से लगा करके यहां तक की, ये टोटल बी से लगा करके डी तक की, बी डी कितनी है, टोटल 5 है ना, बी डी 5 है, और सॉरी बीई, बीई कितनी है, 5 है, बीई 5 है, और बीडी कितनी है, 10/3 है, ठीक है। बीई 5 है और बीडी 10/3 है, ये 10/3। तो अगर मुझे डीई चाहिए, डीई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पूरी में से, मतलब बी से लगा करके ई तक में से, बी से लगा करके ई तक में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, बी से लगा करके डी तक का। मतलब मुझे 5 में से अगर मैं 10/3 घटा दूं तो मेरी डीई लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी ना, ठीक है। अब यहां देखना, 5 दिया हो गया 15, 15 में से गया 10, तो कितना बचा 5, 5/3, मतलब ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपकी, 5/3, ठीक है। चलो डीई आ चुकी है अब हमारे सामने। अब यहां पे देखना, ये पूछ रहा है एडी की लंबाई बताओ ए से लगा करके डी तक की। तो अब यहां समझना, एक मैं छोटा सा त्रिभुज बना के यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाना चाहूं, तो जब हमने ए से लगा करके
ई पे एक लंब डाला था इस बीसी भुजा पे, इस बीसी भुजा पे, ठीक है। तो ये जो लंब था इस त्रिभुज का, ये इसको यहाँ पे 90 पे कट कर रहा था ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंट आ गया था हमारा, जिसको हमने डी नाम दिया था, ठीक है। और यहां से लगा करके इस डी तक की लंबाई पूछी है उसने। मतलब जिस त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज की हमें ये वाली भुजा पता है। कितनी है ये वाली भुजा? ये वाली भुजा आप कहेंगे तो 5/3 है, ठीक है। ये है 5/3। और एक और चीज समझना, यहां पे अगर मैं बात करूं ए ई की, तो ए ई हमें देखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी कि कर्ण का वर्ग बराबर, तो ए डी स्क्वायर, ये कर्ण है ना, 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब मतलब है ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। लेकिन ए डी स्क्वायर हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए डी, और ए डी की लेंथ कितनी होगी? लेकिन यहाँ पे हमें दो वैल्यूज निकालना पड़ेगी। देखो, एक तो हमें एडी तो पूछा ही है क्वेश्चन में कि एडी की लंबाई क्या है, तो ये तो हमें निकालना है, तो एडी स्क्वायर तो लिख दो। अब यहाँ पे ए ई का स्क्वायर, ए से लगा करके ई तक की, हमें ये वाली साइड, ठीक है। तो ए ई का स्क्वायर क्या होगा? तो ए ई का स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये वाली लेंथ कितनी थी? देखो ये दो बराबर भागों में बांटा था इसने, ये भी बराबर थी, ये भी बराबर थी, तो ये 5 है ना, तो ये वाली लेंथ है हमारी 5। और समकोण त्रिभुज की सारी भुजाएं 10-10 की, ये भी 10 की, ये भी 10 की, तो ये भी कितनी होगी? 10 की। मतलब ये 10 है, ये 5 है, तो 90 यहाँ पे बनेगा। एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है तो इसमें 90 यहाँ बन रहा है ना, तो ये 90, तो 90 के सामने वाली भुजा यहाँ पे ये कर्ण होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AE का वर्ग, AE का वर्ग धन आधार का वर्ग EC का वर्ग। तो यहाँ पे AC कितना है? 10 का वर्ग 100, और AE, A से E हमें निकालना है, तो बराबर में कितना है? AE का वर्ग, और EC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 अगर मैं उठा करके इधर ले आऊंगा तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 75, 75 बराबर AE स्क्वायर, ठीक है। तो 75 को क्या लिख सकता हूं मैं? 25 तिया 75, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर आ गया, और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो AE की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5√3। एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे AE कितना निकल के आ गया? 5√3 का स्क्वायर प्लस DE, D से लगा करके E तक की, D और E के बीच में देखो यहाँ पे ये आ गई ना 5/3, इस त्रिभुज में भी देखो, इस त्रिभुज में भी देखो 5/3, तो ये आ गया 5/3 का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ हटा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और मैं इसको क्लियर कर दूँ, है ना, ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। देखो इसको समझने वाला चीज है ये क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। समझा रहा हूँ, शायद टाइम लग रहा होगा काफी, लेकिन आप जब खुद से करेंगे ना एक बार समझने के बाद, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो AD का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुना √3 का स्क्वायर होगा सिर्फ 3, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 क्या हो गया? 75। तो AD स्क्वायर बराबर 75 प्लस 25/9, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 75 प्लस 25/9, अगर आप यहाँ पे इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कि एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम नीचे आ गया 9 एकम 9, और यहाँ 75 गुना 9, तो 75 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा, है ना। 9 पंजे 45 की 5, 4 बचेगा, 9 63 और 4 67 आ गया बटे 25 प्लस 25, ठीक है। तो 675 में 25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 700/9 AD स्क्वायर बराबर। और अगर हम AD निकालना चाहें, AD स्क्वायर बराबर होगा ना ये, लेकिन अगर AD निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। 700 के अंदर एक 100 है, 700 को लिख सकते हैं 100 गुना 7, लेकिन 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √7, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3, मतलब 10√7/3, ये होगा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए समझाने में टाइम लगा दिया
क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो हर एक को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को और बिल्कुल हाई लेवल तक ले गया हूँ। क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, समझने की जरूरत होती है हमें। पहले आप सारा इस वीडियो देख देख के आप इसको कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर बाद में इसकी शॉर्टकट बताते रहेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः ए बी और बी सी भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं जो एक्स वाई और पैरेलल है एसी के। देखो त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और बीसी भुजाओं पर, ए बी और बीसी भुजाओं पर ऐसे दो बिंदु हैं, एक ए बी पर है एक बीसी पर है। क्या नाम है एक का? इसका नाम एक्स है, इसका नाम है वाई, और एक्स वाई पैरेलल है एसी के, मतलब एसी के समांतर एक रेखा है एक्स से वाई तक, ठीक है। और एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है वो एबीसी त्रिभुजी क्षेत्रफल के क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब एक ये वाला एरिया, ये वाला, और एक ये वाला एरिया, ये दोनों बराबर हैं। एक्स वाई ने इसको ऐसा काटा बीच में से इस एबीसी त्रिभुज को कि ये बराबर दो भागों में बट गया। तब ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू बताना है, ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी कि देखिए यहां पे अगर मैं एक बात करूं आपसे, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? एक त्रिभुज बन रहा है बी एक्स वाई और एक एबीसी। दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बी एक्स वाई। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, पूरे का क्षेत्रफल, वो इस बी एक, देखो मान लो अगर पूरे का क्षेत्रफल था 2, तो अब ये बराबर भागों में बढ़ गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो एबीसी का क्षेत्रफल अगर डबल है तो बी एक्स वाई का क्षेत्रफल सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई भुजा खींच दी जाती है, तो उनका जो भुजाओं में अनुपात होगा वो हमेशा उनके स्क्वायर रूट के अनुपात में होता है। स्क्वायर रूट में मतलब अगर ये इन दोनों का एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका डबल एरिया है इसके एरिया का, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो हमेशा उनके, मतलब जो भुजाओं, चलो यहां लिख देता हूं, तो ये क्षेत्रफल का रेशो 2/1 है, तो भुजा का रेशो क्या होगा? √2 अपॉन √1, तो √1 मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो ये जो है वो इनकी भुजाओं का अनुपात अगर इस प्रकार दिया है, क्षेत्रफल इस प्रकार दिया है, तो भुजा जो है वो √2 अपॉन 1 में होगी। क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी भुजा का रेशो 1:2 में दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा? उनके स्क्वायर के अनुपात में। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया है 1:2 में, तो भुजा कितनी होगी? ठीक है, भुजा कितनी होगी? ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि क्षेत्रफल अगर 1:2 में दिया है, तो भुजा जो होगी वो उनके कहीं ना कहीं उनका स्क्वायर रूट निकला होगा, तभी जाके क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 2, तो एक किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का ही होता है ना, 1 तो, और √2 ये, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात इस प्रकार आता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, ठीक है, जिसने देखा होगा उसको डिटेल में वो समझ गया होगा। अब यहां समझना, इनके साइड्स का रेशो आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? देखो अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पर हमें एक तो निकालना है बी एक्स और टोटल एक ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बी एक्स अपॉन ए बी का हमें रेशो निकालना है, और बी एक्स अपॉन ए बी, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ए बी साइड जो है वो पूरे त्रिभुज वाली है, और पूरे त्रिभुज वाली साइड का जो हमारा जो आया है, हमारी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? √2, और बी एक्स वाली की कितनी हो गई? 1। ये देखो ना, भुजा पूछ रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल नहीं देख रहा हूँ, भुजा, ठीक है। ये पूरी भुजा कितनी होगी? √2, और बी एक्स की भुजा कितनी होगी? सिर्फ ये 1, ठीक है। ये टोटल हो गई, ये इसमें हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो बी एक्स,
यहाँ पे बी एक्स जो है वो कैसे आया बी एक्स, तो देखो टोटल है ए बी में से अगर मैं ये ए एक्स घटा दूं तो ये बी एक्स नहीं आ जाएगा। मतलब देखो टोटल ए बी में से इस पूरी लाइन में से अगर मैं ऊपर ऊपर वाला यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक का घटा दूं तो ये नीचे वाला नहीं आ जाएगा। मतलब ए बी में से अगर मैं ए एक्स घटा दूंगा तो आ जाएगा ना बी एक्स, और अपॉन में कितना है ए बी है, इक्वल टू क्या है 1/√2। ठीक है, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, बटे अलग अलग कर दो तो ए बी के अपॉन में जब ए बी आएगा तो कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा 1, इसके बटे में ये माइनस इसके बटे में ये, तो 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया 1/√2। और देखो यहाँ पे ये माइनस वाला नंबर है, इसको उठा के इधर ले आओ, और ये जो है ये प्लस वाला नंबर है तो इधर आएगा तो माइनस का, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये इधर आ गया तो माइनस का 1/√2, और ये इधर था माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का ये आ गया। ठीक है, मतलब एक स्टेप सोल्व करना पड़ेगी तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, √2 बन जा √2 माइनस 1/√2, ये किसकी वैल्यू आ गई ए एक्स अपॉन ए बी की। लेकिन हम जानते हैं किसी के भी अपॉन में √2 नहीं हो सकता तो इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √2 माइनस 1/√2 इंटू, देखो अब हर का परिमेयकरण करने, देखो मैंने क्या बताया था, जब इस तरह का नंबर दिया तो माइनस को हम प्लस लिखते हैं, लेकिन सिर्फ √2 ही दिया है तो √2 को √2 ही लिख लो। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो कितना आ जाएगा सिर्फ 2 माइनस √2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका पूरे में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 2। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया ये तब ए एक्स अपॉन ए बी, तो ए एक्स अपॉन ए बी, ये देखो ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू तो निकाली हमने, तो बस अब सोल्व नहीं हो सकता ना ये, तो यही हो गया आपका आंसर, और क्या 2 माइनस √2/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखो अगर हम इसको ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से हम काफी जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा मैं आपको डिटेल में भी उसके पहले, लेकिन हम अगर इसका ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन से हम काफी जल्दी कर लेंगे। देखो क्षेत्रमिति जो है ना वो अधिकतर जो है वो ऑप्शन से हो सकती है। इसके ऑप्शन है 4, 3, 6, 5। अगर किसी त्रिभुज का आधार, इसका जो त्रिभुज का आधार है वो उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 ज्यादा है, मतलब जो आधार है वो उसके शीर्ष लंब, मतलब यहां से जो शीर्ष लंब मतलब उसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई के दुगने से 2 ज्यादा है। यदि उसका क्षेत्रफल 12 है तो उसका शीर्ष लंब कितना होगा, ये हाइट पूछी है। तो देखो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस। देखो मान लो हाइट अगर x है तो ये जो है इसका वो कितना होगा x + 2, क्योंकि उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 ज्यादा है। अच्छा x है तो ये 2x होगा, और 2x से का भी 2 ज्यादा है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल 12 है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 2x + 2, बेस ये हो गया, हाइट x हो गई, और एरिया कितना दिया है 12। तो बस सोल्व कर लें इसको अपन। देखो यहाँ पे हो जाएगा ये x का मल्टीप्लाई इसमें तो 2x² + 2x बराबर 12 दूना 24। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ये गलती थोड़ी ना करना है सोल्व करने बैठ गए। एक इक्वेशंस बनी है, इक्वेशंस को पुट कर दो ऑप्शंस में। 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 दूना आ जाएगा 32, और 32 में और सोल्व करेंगे तो ये 24 नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शंस नहीं है। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 दूना हो गया 18, और 3 दूना कितना हो गया 6, 18 और 6 हो गया ना 24, मतलब ऑप्शन 3 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं ना बहुत जल्दी। हमने क्या करा, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया वैल्यूज रख के, इसको इक्वेशंस को हमने सेटिस्फाई कर दिया ना वैल्यूज रख के। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना फिर आपको वर्ग समीकरण सोल्व करना पड़ेगी इसकी कि 2x² + x = ये, तो आप 2 कॉमन लेते, फिर देखो एक तो ये 3 हमारा आंसर आ गया, इससे हमने सेटिस्फाई कर लिया। या फिर हम इसको ऐसे सोल्व करते कि 2x² + 2x, और 24 इधर आ जाता तो माइनस का 24 बराबर 0, 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचता x² + x - 12 बराबर 0। अब 2 नंबर ऐसे हमें सोचना पड़ते जिनका गुणा करें तो 12 आए, और जोड़े या घटाए तो x है ना, ये कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ऐसे नंबर 4 और 3 होते।
ये तो मुझे पता है, लेकिन हर लोग थोड़ी सोच पाएंगे ये। अगर कोई कॉमर्स का है, कोई बायो सब्जेक्ट का है, तो वो ये चीज नहीं समझ पाएगा। जिसका मैथमेटिक्स है वो जरूर सोच लेगा। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, गुणनखंड विधि। आप उससे कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों नंबर को पहले माइनस पुट कर दो। देखो एक्स दोनों को माइनस में पुट कर दो, 4x और 3x, और माइनस का कितना था 12 बराबर 0। अब ऐसा पुट करना है कि बड़ा नंबर जो हो वो प्लस का हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तो बड़ा नंबर प्लस का रहेगा, और छोटा नंबर माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी आना चाहिए यहाँ। ठीक है, और इधर जो घटाएं तो प्लस वाला आना चाहिए, तो ये केस बनेगा। फिर यहाँ आप x कॉमन लेते तो x प्लस 4 आता, और इन दोनों में से आप लेते माइनस का 3 कॉमन, तो माइनस का 3 ये तो बाहर हो गया, बचा कितना सिर्फ यहाँ x, और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो ये नंबर बचा प्लस का, और 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 12 है, तो 3 चौक 12 बराबर 0। फिर x प्लस 4 ये भी कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, और x और ये -3 आ गया, तो x माइनस 3 बराबर 0। हम x बराबर इसको भी रखते हैं, x के बराबर इसको भी रख दे, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x अगर -3 है तो -3 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 3। और यही तो एक नंबर है जो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगर x प्लस 4 बराबर 0 रख दिया तो x बराबर ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू हमारी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलत आंसर, x बराबर 3 ही होगा। तो या तो फिर एक ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कर लो इसको, या फिर ये वर्ग समीकरण बनाकर भी मैंने बता दी कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोनों आपके हाथ में है, किस तरीके से आप कैसे करना चाहें इसको। एक त्रिभुज की भुजाएं इस रेशो में है, या ये है, तो सबसे छोटा शीर्ष लंब होगा। सबसे छोटा शीर्ष लंब हमें निकालना है। तो देखिए, अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी है तो सबसे पहले तो आप देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये किसी का भी ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि 0 आता तो समान रेशो में 0 आता, सब में 0 आना था, फिर कटता तो एक नंबर बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं है, मतलब ये जो भुजाएं तीनों, ये एक विषम बाहु त्रिभुज की है। तो सारी भुजाएं अलग अलग हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आएगा, देखिए अगर मैं इसका पहला अर्ध परिमाप देखूं तो 112, और 112 में अगर 8 जोड़ दूंगा मैं तो 120 और 7 हो गया 120 और 70 हो गया। ठीक है, 190 और 10 240, मतलब 240 क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। इन सारे नंबर को जोड़ दिया। ठीक है, तो अर्ध परिमाप होगा 120, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप, कितना 120, और 240 क्या था परिमाप, क्योंकि आधा देखो परिमाप पूरा है। देखो ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं दे रखी है, एक 50 दे रखी है, एक 78 दे रखी है, एक 112 दे रखी है, सारी भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप। सारी भुजाओं का जोड़ 240 हुआ, तो अर्ध परिमाप कितना हुआ 120। अब अर्ध परिमाप क्यों निकाला, क्योंकि एक फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें वैल्यूज रखिए। अर्ध परिमाप हमारा कितना आया 120, 120 गुना एस माइनस ए, 120 में से 50 गया तो 70 बचा, गुना 120 में से 78 गया तो आप 80 को घटा दो तो 40 बचेगा, 40 में से 2 हमने एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 40 में से 2 हमने एक्स्ट्रा घटा दिया, मतलब वो भी लेना पड़ेंगे, तो 42 इंटू 120 में से 112 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 8। ठीक है, अब आप इसका फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसके फैक्टर करिए। 120 को हम लिख सकते हैं, देखो एक एक चीज बताता हूँ। देखो ये 120 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो 4 दिया हो गया 12, 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 120 आ जाए 10 का, गुना इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 10, 7 दाम 70, इसको हम लिख सकते हैं 7 छंग 42, और हम इसको लिख सकते हैं हम 8 का कोई यहाँ नहीं है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुना 8। ठीक है, 10 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक बाहर आ गया 10, 7 है तो एक 7 आ गया बाहर। यहाँ पे और क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 एक बाहर आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर है तो ये 4 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 3 छंग 18, 18 दूना 36, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। ठीक है, ये नंबर आ गया, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 गुना 70, 7 चौक 28 के 8 2 बचा, 7 दूना 14 और 2 16, 1680,
या आप क्या ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है छोटा शीर्षलंब, सबसे छोटा शीर्षलंब है तो सबसे छोटा शीर्षलंब कितना होगा, सबसे छोटा शीर्षलंब कितना होगा, शीर्षलंब का मतलब यह है कि उसकी हाइट, सबसे छोटी वाली हाइट कितनी होगी उसकी। ठीक है, तो छोटी वाली हाइट निकालने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो आधार होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज का, एक नई प्रॉपर्टी ध्यान रखना, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा आधार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे शीर्षलंब निकालना है, मतलब उसकी ऊंचाई निकालनी है, मतलब उसकी हाइट निकालनी है, तो जिस त्रिभुज में हाइट दी हो वहां पे फार्मूला लगता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल बराबर ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल कितना है 1680, है ना। अब देखिए 1680 को आप चाहें तो लिखें, वरना आप इसको ऐसे ही रहने दें 10 गुना 7, 10 गुना 7 गुना 4 गुना 6। ठीक है, ऐसे नंबर क्या कटते जल्दी है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका आधार, आधार कितना है देखो, देखो यहाँ पे इसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 112 है, तो वो हो गया उसका आधार। ठीक है, 112 गुना हाइट, हाइट हमें निकालना है, तो देखो 112 से पहले आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 56 56 टाइम 7 8 56, 4 दूना 8 और 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 तिया 6, तो हाइट कितनी आ गई 10 तिया 30, मतलब हाइट आ गई उसकी 30 मीटर की या सेंटीमीटर की, जिसमें भी सवाल दिया हो, तो वो होगा हमारा आंसर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b हो तो b² का मान क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो होता है √3/4 a², भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भुजा a है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस a से ये a काट दें तो इस भुजा मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 4/√3, ये आ गई हमारी एक भुजा की वैल्यू, a की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू आ चुकी है 4/√3। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे तो ऊंचाई b है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई मतलब है b, b बराबर होता है √3/2a। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है a तो बटे में है, लेकिन b का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ गया a²। तो b² की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, तो b² का भाग दे दो a में, a से भाग दे दो b² में, तो b² की वैल्यू है 3/4a² और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4/√3 से। तो देखिए यहाँ पे 3/4a² है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3/4 आ गया। ठीक है, a² है ना √3/4a²। ठीक है, और a का स्क्वायर हम जानते हैं यहाँ पे 4/√3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/√3, कितना लिख सकते हैं 4/√3 और उसका स्क्वायर है तो एक बार और लिखना पड़ेगा 4/√3। यहाँ पे देखेंगे इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, और ऊपर देखेंगे तो आप 3√3 बचा और नीचे √3 का मल्टीप्लाई √3 में मतलब 3 बचा, तो 3 से 3 कैंसिल मतलब √3 बचा, तो √3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे √3। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 एकक है, कर्ण इतना है, तो क्षेत्रफल बहुत सरल सवाल है ये तो। समकोण त्रिभुज बोल दिया है, कर्ण 13 है, आधार 5 है, तो ये वाली भुजा होगी 12। क्यों, क्योंकि 5 12 13, एक समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो 5 13 तो ये क्या बचा 12। और हाँ, समकोण त्रिभुज की हमें क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार 5 है गुना हाइट, हाइट कितनी है उसकी 12, तो निकाल दो, तो 2 से कटेगा ये 6 बार, तो 6 5 कितना आ गया 30, मतलब उसका एरिया आ गया 30 वर्ग मीटर या वर्ग एकक जो भी है। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, चलो ऐसे मत बनाओ इसको, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो समद्विबाहु समकोण बोला है ना उसने, समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, एक ये वाली भुजा एक ये वाली भुजा, और ये तो बड़ी होती है, बराबर तो हो नहीं सकती, तो एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी जिसमें बी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 है। ठीक है,
उसकी भुजा AC, मतलब AC और AB दो समबाहु त्रिभुज ACD, अच्छा भुजा AC तथा AB पर, AC तथा AB पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ACD और ABE बनाए गए, मतलब एक त्रिभुज इधर बनाया गया है, समझ लो AC पर एक त्रिभुज बनाया गया है, AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, मतलब एक तो AC पे बनाया गया है। तो देखो एक तो ये हो गया, तो इसकी एक साइड ये हो जाएगी, ठीक है, AC पर एक त्रिभुज बन गया और एक बनाया गया है AB पर, ABE, तो ये क्या नाम दिया है इसका, AC और उसने D नाम दिया है, और एक बनाया गया ABE AB पे, तो इसका कहीं त्रिभुज ऐसा बना होगा, ठीक है, ये नाम क्या दिया उसने E, ठीक है, दो त्रिभुज बनाए गए उस पे, तो त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है ठीक है, तो क्षेत्रफल का हमें रेशो निकालना है, तो हम जानते हैं कि देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये क्या है, एक आप जानते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भी सारी भुजा बराबर होगी, अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, इधर ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो देखो यहां पर, हाँ यहां पे A नहीं होगी, क्योंकि यहां पे इस, अगर त्रिभुज ABC की बात करूं जो कि एक समकोण है, तो ये उसका क्या है, कर्ण है, और कर्ण इन दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा इस लंब का वर्ग धन इस आधार का वर्ग, तो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना, 2A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक बाहर आ जाएगा ए, तो A√2 बचा, मतलब मैं इसको सीधा लिख सकता हूं ना, ये चीजें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए अब, ठीक है, और ये तो रट ही लो आप कि जब दो भुजा सेम हो तो अगली होगी उसी भुजा का √2 गुना, ठीक है, ये इसका कर्ण हो गया। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होगी ये वाली, ठीक है, अगर ये A√2 है तो ये भी A√2 होगी और ये भी A√2 होगी त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD का हमें क्षेत्रफल का रेशो बताना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE की हम भुजा निकालते हैं पहले, ठीक है, त्रिभुज ABE की भुजा, तो त्रिभुज ABE की सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाएं क्या हो गई A, ये भुजा निकाल रहा हूं मैं इनकी, भुजा कितनी है, सारे सभी की A, ठीक है, और अगर मैं त्रिभुज ACD की बात करूं तो उसकी सारी भुजाएं कितनी है, A√2 है, ठीक है, तो भुजाओं का रेशो कितना आ गया, भुजा का रेशो आ गया त्रिभुज ABE का और ACD का, त्रिभुज ACD का वो आ गया A/A√2, मतलब A से A कट गया तो 1/√2 आ गया भुजाओं का अनुपात इनका, ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, A/√2, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात 1:2 में होता है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनका स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात पूछा है वो होगा 1:2, तो ये होगा हमारा आंसर। मैंने ये चीज बता दी आपको कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्षेत्रफल का उसका डबल स्क्वायर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा किसी समबाहु त्रिभुज में, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी का स्क्वायर ही उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अगर लाइन से देख रहे हैं ना सारे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक कोण है ABC, ठीक है, ABC व्यास AB बराबर 5 के अर्धव्यास में एक कोण है, एंगल ABC व्यास AB में, तो देख लो एक अर्धव्यास, अर्धव्यास किसका होता है, एक वृत्त का होता है, ठीक है, तो AB और BC का रेशो 3:4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो सरल है, क्या करेंगे हम, एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, एक सर्कल बना दिया, AB बराबर 5 के अर्धव्यास में एक कोण है, AB बराबर 5 एंगल ACB व्यास, ACB एक व्यास है, ठीक है, अच्छा त्रिभुज है ये, सॉरी गलत बोल गया मैं,
त्रिभुज एबीसी व्यास AB बराबर 5 है, उसका व्यास जो है वो AB बराबर 5 है। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, इसके अंदर कोई एक त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया हमने, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और एक सी। ये त्रिभुज ACB है ना, तो ACB इस प्रकार है ये, ठीक है। और AB बराबर 5 है, ये पूरी लेंथ कितनी है 5 है, के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में एक कोण है, 5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या में एक क्या है कोण है, ठीक है। AC तथा BC, AC मतलब 3 और BC मतलब 4 के रेशो में है, तो देखो 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया ये, तो देखो ट्रिपलेट बन गया, तो ये होगा 3x, ये होगा 4x, तो ये वाली पूरी भुजा कितनी होगी 5x, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ABC का हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अगर ये 3x 4x 5x अगर नहीं मानूं तो सिंपली आप बता सकते हो ना, क्योंकि ये तो ट्रिपलेट ही है, इसको हम और क्या सोल्व करेंगे, 3 4 5 किसी, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी एक वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जो इस तरीके से है, कोई एक कोण होगा इसका 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको छोड़ो यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो ये होती है कर्ण, इसको छोड़ दो आप, बाकी दोनों भुजाओं को ले लो, सिंपल है ना, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये तो पता चल गया। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बाकी की दो भुजाएं एक लंब होगी एक आधार होगा, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 3 या 4 जो भी मान लो बेस, और हाइट 3 या 4 में से जो बची वो 4 बची। बेस और हाइट को आप जो समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार, तो 3 दूना कितना आ गया 6, मतलब उसका एरिया कितना आ गया त्रिभुज एबीसी का 6, ठीक है। तो 6 हो गया हमारा आंसर। इसको इस तरीके से थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सवाल जो है वो उलझा रहा है आपको, कि एक त्रिभुज है एबीसी, व्यास AB, व्यास मतलब ये होता है कि किसी भी एक, देखो मैं गलत बोल गया एक्चुअली, ये देखो सवाल तो सही कराया है मैंने, लेकिन मैंने इसको गलत यहाँ करवा दिया, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। देखो व्यास मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के सेंटर पॉइंट से अगर एक रेखा गुजार देते हैं हम, मतलब इसको सेंटर से बिल्कुल इस त्रिभुज को इस वृत्त को बराबर जो काटती है ना रेखा, उसको हम क्या कहते हैं व्यास, जो सेंटर से होती हुई गुजरती है, इसके सेंटर से, ध्यान रखना, अगर एक वृत्त है और उसके मैंने यहां से एक रेखा गुजार दी तो इसको व्यास नहीं कहेंगे, इसको जीवा कहते हैं, जीवा कॉर्ड, इसको जीवा कहते हैं, और इसको व्यास कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और हाँ यहाँ इसका टोटल पूरा, ये पूरी दूरी कितनी हो गई इसकी व्यास, तो ये आधी दूरी कितनी होगी त्रिज्या। और यहाँ पे एक चीज दी है इसने कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास में एक कोण है, तो अर्धव्यास मतलब एक इसकी त्रिज्या में एक कोण है, तो यहां पर एक एंगल बना हुआ है, देखो AB कितना है 5 का, ठीक है, यहां से कोई एक एंगल इस प्रकार है, ठीक है, ये एक त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, ओके, ये वाली साइड 3 दी है, ये वाली साइड 4 दी है, यहाँ समकोण त्रिभुज लगा है, ये वाला एंगल होगा चाहे ये वाला एंगल होगा 90 का, ठीक है। और इस प्रकार इसको सोल्व किया गया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा ये हो गई उसका कर्ण, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, या ये आधार होगा तो ये लंब होगा, इस तरीके से सोल्व होगा। मैंने जो है पिछले डायग्राम में इसका जो यहाँ पे उसको लाइन खींच दिया था जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको तो जीवा कहते हैं, किसी भी वृत्त को बीच में से छोड़ करके कहीं से भी काट दिया, जैसे ऐसे काट दिया तो ये बीच में से थोड़ी काटा है, तो इसको क्या कहेंगे जीवा। ये चीजों का थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको, व्यास अलग होता है जीवा अलग होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 6। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा की लंबाई बतानी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी जानते हैं, अब ये तो बहुत सरल सवाल है, √3/4 a², और यहाँ पे 48 √3 से √3 कैंसल, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 48 को, देखो इसको हम फैक्टर करना सीखें, 24 दूना 48 होता है ना, और ये 4 भी इधर आ गया,
तो ये 4 आ गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू इतना, इसको हम लिख सकते हैं 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ 4 स्क्वायर होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा। मतलब कहने का ये है, देखो मैं समझा दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, ये स्क्वायर है स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब ये 4 आ गया अंदर, गुना 48 को लिख सकता हूं मैं 6 8 48, और 8 को भी मैं लिख दूंगा 4 गुना 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना सबका, 2 चौक 8, 8 छंग 48, तो ये 48 आ गया, और गुना ये 4, ये 4 कहां से आया, ये इस 4 से आया। ठीक है, अब देखना यहां से ये 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 किसका होता है, 4 का। ठीक है, अब ये बचा अंदर 6 दूना 12, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 तिया 6। ठीक है, लिख सकता हूँ ना 6 को, ये हटा दिया अब मैंने, अब ये बचा 6 को लिख दिया 2 तिया 6, तो यहाँ से 2 का पेयर एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ √3। तो 4 दूना कितना 8, 8 √3, तो ये होगा इसकी भुजा की एक लंबाई। ठीक है, तो 8 √3, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब होती है उसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई इतनी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले ऊंचाई अगर दी है तो हम एक भुजा निकालेंगे, और भुजा के बाद उसका एरिया निकालेंगे। तो देखो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है हाइट इक्वल टू √3/2 ऑफ ए, और ऊंचाई हमें कितनी दी है 6 √3 इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो यहाँ इंटू ए है ना, अब यहाँ पे √3/2 इंटू ए है, तो आप एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 6 दूना 12 √3, और अपॉन में कितना आ गया √2। ठीक है, ये ए बराबर आ गया, ये भुजा आ गई हमारी। ठीक है, अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो रूट में अपॉन में नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 6 √3, ऊंचाई √3, अच्छा √3 है, सॉरी गलत बोल गया, यहाँ √3 था ना ये, तो √3, तो √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 6 दूना कितना आ गया, सीधा 12 आ गया ना, सारी भुजाएं उसकी, गलत बोल गया, a बराबर 12 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, तो 4 तिया 12, तो 12 तिया कितना आ गया 36, 36 √3, ये हो गया उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो सारी भुजाओं का योग मतलब a a a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो ये हो गया 3a इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 6। अब पता चल गया होगा ना सबको, सारी भुजाओं का जोड़ बराबर 18 दिया है, तो 3a बराबर 18, तो a बराबर 6। तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, हमें हाइट की लेंथ पूछी है, सारी भुजाओं की मतलब उसकी हाइट कितनी होगी, तो हम जानते हैं हाइट का फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा √3/2a, √3/2a, तो देखो √3/2 इंटू 6, a की जगह 6, तो 2 से कटेगा 6, तो 3 √3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका 3 √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक समभुज, समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज होगा, एक्चुअली गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, समबाहु है ये, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर वाला। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर काम करने से कम होगा ये। ठीक है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज है ये वाला, जिसकी सारी भुजाएं ए ए ए है, अगर इसकी भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे, है ना, तो उसके क्षेत्रफल में 4 √3 स्क्वायर की कमी हो जाती है। मतलब इसके अगर देखो पहला त्रिभुज था जिसकी ओरिजिनल साइज ये थी, अगर हमने उसकी भुजाओं को कम कर दिया तो अब छोटा बनेगा कुछ, क्योंकि साइज अब छोटी हो चुकी है, 2 इधर से कम कर दिया, मतलब a-2 कर दी सारी भुजाएं उसकी। ठीक है, a-2 a-2 a-2, तो उसका जो पूरा डिफरेंस आ गया एक्चुअली उन दोनों का एरिया का, वो आ गया 4 √3 उसके क्षेत्रफल में जब कमी करी। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बता रहा हूं, दूसरा तरीका है ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन से सीधा रखें, वैल्यूज बिल्कुल जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पे ऑप्शंस का खेल नहीं है, हमें सीधा इसकी वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर ऑप्शंस दिया हो, जैसे अगर मैं इसको ऑप्शन से भी बता देता हूं मैं, और दोनों तरीके बता देता हूं। ठीक है, ऑप्शन से हम जल्दी से कैसे करेंगे, मैं इस बुक के क्वेश्चंस ऑप्शंस जरूर निकाल देता हूं मैं इसके, और ऑप्शंस के बाद आपको जल्दी से बताऊंगा। देखो इसके ऑप्शन है 6 8 3 5। अगर पहले त्रिभुज की बात करें तो ये होगा, देखो
सारे त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 कॉमन ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होगा, एक बार जो सबसे बड़ा त्रिभुज है 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है 36 माइनस, अब उसको 2 कम कर दिया तो 6 में से 2 कम हो गया तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको कम करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, 5 √3, तो ये तो 4 √3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो √3/4 कॉमन, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 2 कम कर दो तो 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 और कम करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से गया 1 तो 8 बचा, तो 4 को 8 से काटोगे तो 2 √3 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन बचा यही, तो यही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस इस 5 में से 2 कम करो, क्योंकि हर एक भुजा को 2 कम किया है ना, तो 5 में से 2 कम करोगे तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 में से 9 गया कितना बचा 16, ठीक है 16 बचा ना, तो 4 चौक 16, तो 4 √3, देखो 4 √3 की कमी हो गई ना। तो इस तरह के सवाल को हम ऑप्शन से कर सकते हैं ना। एक तो ये ऑप्शंस का मेथड था, लेकिन हम अगर इसको कंसेप्चुअली समझना चाहें कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट ये है इसका कि देखो इसका एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अगर उस पूरे एरिया में से अगर मैं इसका एरिया घटा दूं, मतलब √3/4 और ए कितना बचा अब a-2, तो उसका स्क्वायर अगर घटा दूंगा तो 4 √3 बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ √3/4 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला है ना ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4a, ठीक है। इससे ये कट गया, ये बचा 4 माइनस 4 है, 4 कॉमन लोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब √3 ब्रैकेट में 1 माइनस a इक्वल टू कितना बचा 4 √3, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो 1 माइनस a इक्वल टू 4, तो माइनस का a इधर आ जाएगा तो प्लस का a, और 4 इधर आ जाएगा तो देखो कहीं गलती हो गई है आई थिंक, a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, तो 2 टू जा 4, हाँ ठीक है, 4 माइनस 4a, 4 कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस a, अच्छा ये देखो यहाँ पे a माइनस 1 बचना चाहिए, ठीक है, 4a माइनस 1 4, ठीक है, a कॉमन लेंगे आप यहाँ पे तो 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में a माइनस 1 है ना, a माइनस 1, तो ये 4 से 4 देखो तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 1 इक्वल टू 4 है ना, तो ठीक है, तो a बराबर a माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 4 है तो माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, मतलब a इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, ये होगा आपका आंसर। देखो 5 यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये झमेला हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको, क्योंकि सोल्व करने में इसको टफ मेथड कहेंगे। हर सवाल को हम कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते थे, ठीक है, यहाँ देखने की क्या जरूरत है। इसीलिए ये चीज बता रहा हूँ कि हर सवाल को कंसेप्ट से मत जाना, कंसेप्ट तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऑप्शन से हो जाती है तो ऑप्शन से उसको सोल्व करने की कोशिश किया करें। यदि एक त्रिभुज ABC की AB BC CA भुजाओं की लंबाई 10 8 6 है, तो M BC का मध्य बिंदु है और MN इज पैरेलल टू AB, N पर AC को काटता है, तो समलंब AB MN का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सरल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना। ये बोल रहा है एक त्रिभुज है ABC और जिसकी लंबाई है 10 8 6, मतलब देखो 10 अगर 2 से काटो इसको तो 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 4 5, एक ट्रिपलेट बन रहा है ना, मतलब ये तो पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, जो ट्रिपलेट है उसको डबल कर दिया है बस, तो बस एक त्रिभुज बना दो जो कि समकोण होगा, ठीक है, ये है A B C, ठीक है ABC, और ये बोल रहा है ABC की AB BC CA की भुजाओं की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, तो ये हो गया 10, क्योंकि 10 तो सीधी सी बात है यही होगा। वो बोल रहा है AB और BC और CA, तो AB की लंबाई अगर आपने यहाँ 10 पुट कर दी, देखो सवाल में गलतियां आए, 2-3 गलतियां मैं बताता हूँ, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी।
दो एक मिस्टेक है इसमें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने ए बी को 10 रख दिया तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। या फिर आप अगर बी चाहो तो बी यहाँ नाम दे सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए बी सी इस प्रकार बनाएंगे तो ए सी होगा ये 10 का, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अगर आप यहाँ बी दे देंगे तो एक ही बात हो जाएगी, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर हाँ आप यहाँ बी नाम दे देंगे, एक यहाँ सी नाम देंगे तो बात बन सकती है, ठीक है। लेकिन उलझना नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। ए बी सी हम जानते हैं, देखो पहली बात ये कंसेप्ट पता होना, तो फालतू की चीज में नहीं उलझना है। देखो यहाँ पे ए बी बी सी सी ए की भुजाओं की लंबाई 10 8 6 है, तो चलो यार जो दिया है वैसे ही समझो, फिर फालतू में प्रॉब्लम्स आएगी, कमेंट्स आएगी। ए बी सी है ना, तो ए बी और एक सी है, सी 90 डिग्री का होगा तो कर्ण ये होगा ए बी, ठीक है। हाँ ए बी कितना हो गया 10, बी सी कितना हो गया 8 और सी ए कितना हो गया 6, ठीक है। एम बी सी का मध्य बिंदु है, एम जो है वो बी और सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे कोई एम पॉइंट है, ठीक है, ये एम पॉइंट है। एम एन इज पैरेलल टू ए बी, एम एन जो है वो पैरेलल है ए बी का, ठीक है। एम एन जो है वो पैरेलल है ए बी का, मतलब ए बी के समांतर एक रेखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक रेखा है और एन पर ए सी को काटती है। ये जो एम एन है वो ए सी पर एन पे काटती है, मतलब एक पॉइंट हमें दूसरा पॉइंट भी दे दिया हमें, ठीक है। कहां पे काटती है, एक यहाँ पे एक कोई पॉइंट है एन, जो कि एम एन एक पैरेलल है, इसके समांतर है। ये यहां से यहां तक की दूरी सेम है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी सेम है, ये होता है पैरेलल, समांतर, ठीक है, समान अंतर पे स्थित होना। ए सी पे काटता है, ये ए और सी पे एन को काट दिया, ठीक है। तो समलंब ए बी एम एन समलंब, ठीक है। देखो एक त्रिभुज ऐसा या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी, देखो ये चतुर्भुज है ना, ए बी एम एन एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो साइड पैरेलल है, एक ए बी और एक एम एन, जिसकी दो साइड पैरेलल होती है वो एक समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। और इस चतुर्भुज का हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल, एरिया पूछा है, ठीक है। किसका, चतुर्भुज ए बी एम एन का, ठीक है, एरिया। तो सबसे पहले हमें दो तीन चीजें पता होना चाहिए। अगर इसने 8, अगर मध्य बिंदु है, समझना, इसका सीबी का मध्य बिंदु है एम, तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अगर ये 6 मध्य, इस एन जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, तभी जाके टोटल 6 होगा। अगर ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं अब हमें देखना है। तो देखो हम इसमें एक वैल्यूज रख सकते हैं ना कि ए बी एम एन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखना यहाँ पे एक समझना, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, देखो मैं बना देता हूँ, कौन सा है वो, ये वाला, ठीक है। इसका नाम है NCM, NCM, जो कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित है, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। और ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना होगा 5, ट्रिपलेट्स की वजह से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस के ट्रिपलेट लिखवाए ना मैंने, ये 5 होगा। मतलब इस चतुर्भुज की, जो कि ये वाला है, देखो फिर से बता देता हूँ कौन सा चतुर्भुज का हमें निकालना है। हमें इस चतुर्भुज का निकालना है, यहां से लगा के ये चतुर्भुज है जिसकी ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा समांतर है, और समान जिसकी दो भुजा समांतर हो वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों भुजा पता है हमें, ये वाली भुजा 3 है, ये पूरी भुजा 10 है, ये वाली भुजा 4 है, और ये वाली भुजा पता चल गई 5 है, ठीक है। और हमें पूरा, देखो अब एक चीज हो सकती है कि हम यहाँ पे या तो उसका फार्मूला लगाएं, लेकिन फिलहाल मैंने अभी तक आपको फार्मूला नहीं पढ़ाया है, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमको फार्मूला नहीं आता है, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं आता है तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो देखो समझना, यहाँ पे एक चीज समझना है कि मैं अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, पूरे त्रिभुज का, एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का, तो पूरा आ जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल यहां से लगा के यहां तक ये पूरा। और अगर उसमें से ये जो छोटा त्रिभुज है, मतलब कौन सा वाला त्रिभुज, अगर वो घटा दूं, त्रिभुज NCM, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालकर उसका क्षेत्रफल NCM का, ये छोटा सा क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज अगर मैं घटा दूं, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा वही चतुर्भुज, किसका क्षेत्रफल, ANMB, वही तो पूछा है ABMN,
ABMN वही तो बचेगा, ABMN, ठीक है, मतलब ABMN बचा ना, तो हमें वही तो निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे का क्षेत्रफल देखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है 8 गुना हाइट, हाइट कितनी है टोटल 6, ये टोटल 8 6 है ना, और ये टोटल कितना है 8, उसमें से घटा दूं NCM का वो NCM, तो इसमें 1/2 गुना आधार, आधार कितना है सिर्फ 4 है, छोटे त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी हाइट कितनी है 3 है, ठीक है, 2 से 2 काट दो, 4 काट दो 2 बार, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 4 छंग आ गया 24 माइनस 3 दूना आ गया 6, 24 में से 6 गया तो बचा कितना 18, जो कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा, जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई 10 है। तो देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, ये वाला, इसकी ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो ये दोनों 10-10 की हो गई। दोनों भुजाओं के बीच अंतर्विष्ट कोण 45 डिग्री है, ये वाला जो दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। यहां पे एक चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, और जब भी किसी त्रिभुज का ऐसे समझना, जब भी किसी ये कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो, मान लो अगर ये दी है A, ये दी है B, एक त्रिभुज ABC है मैंने बताया था, और उनके बीच का एंगल दे दे थीटा, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी त्रिभुज में अगर दो साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता था 1/2 इंटू पहली भुजा गुना दूसरी भुजा AB इंटू साइन, और थीटा कितना है थीटा, तो ये थीटा 1/2 इंटू AB 1/2 AB साइन थीटा, ये होता था। तो बस यहाँ पे भी तो यही है, ये दो भुजाएं दे दी 10 और 10, और उनके बीच का एंगल दे दिया, तो बस 1/2 इंटू ये वाली भुजा पहली गुना दूसरी भुजा गुना उन दोनों के बीच का एंगल साइन 45, ठीक है, साइन 45 आ गया यहाँ पे। अब देखो ये हो गया 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो ये हो गया 10 पंजे 50, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, मतलब ये कितना आ गया 50/√2। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के बटे में रूट नहीं हो सकता, तो उसका हर का परिमेयकरण कर दो, रूट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 15√2 अपन में √2 का मल्टीप्लाई √2 में, तो सिर्फ 2 बचा, और 2 से 50 कटेगा 25 बार, मतलब 25/√2, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब मैं एक चीज बता दूं, ये कहां से आया होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये चीज कहां से आ गई, ठीक है, तो पार्ट 1 जरूर देख लो, वहां पे मैंने पूरे त्रिभुज का बिल्कुल निचोड़ निकाल के बताया आपको कंसेप्ट, कितनी तरीके से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला एक्चुअली होता है, वो मैंने बताया था कि B/4 √4a² - b², ये होता है एक्चुअली फार्मूला, लेकिन मैंने इसका कहीं भी यूज नहीं किया है, आप जानते हैं मैंने इसका कहीं भी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि पहले b की वैल्यू निकालना, फिर a की वैल्यू निकालना, फिर उसका अंडर करना काफी बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें पैरेलल डाल के 90 डिग्री निकाल करके सीधा आपको सरल सा एक ही कंसेप्ट से एक ही तरीके से इस पूरे चैप्टर को करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि 2 क्वेश्चन और बचे इसमें त्रिभुज के, उसके बाद तो हम कुछ और कंसेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 54 है, एक त्रिभुज है इसका परिमाप 54 है, उसकी भुजा 5 6 7 में है, तो ये 5 ये 6 ये 7 कैसे भी हो सकती है, सबसे बड़ी भुजा आधार होना चाहिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या है देखो 5 6 7, अगर आप इसको डबल करेंगे तो 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, ये तो कोई, या 10 का डबल अगर आप 20 करेंगे तो 12 का डबल 24 होगा, और 14 का डबल 28 होगा, ये कहीं भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता, ठीक है, डबल करने के बाद, तो छोड़ दो इसको, मतलब ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, सीधा सा हिसाब है इसका, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे हम देखो इसकी भुजाएं दी है 5 6 7 में, और परिमाप दिया है 54, तो इनका टोटल सम कितना हो गया, 5 और से 11 और 7 18, 18 परिमाप दिया है हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है 54 दिया है, तो 18 हो गया 54 की वैल्यू, तो 1 हो गया 18 × 3 = 54, 3 की वैल्यू हमें चाहिए, 5 की वैल्यू 15,
6 की वैल्यू 6 तिया 18 और 7 की वैल्यू 7 तिया 21। ये तीनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब ये तीनों भुजाएं आ चुकी है तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा इसका टोटल। तो परिमाप हमें 54 दिया है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा 27। क्योंकि यह विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग है और यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अंडर रूट एस एस माइनस ए, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया है, कोई विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग है, जहां पे कोई ट्रिपलेट काम नहीं करता हो, वहां पे हम इस फार्मूले की मदद से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अंडर रूट अर्ध परिमाप कितना बताया मैंने अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 54 है तो अर्ध परिमाप होगा उसका आधा 27, ठीक है। तो 27 इंटू 27 में से गया 21 तो कितना बचा 6, ठीक है। 27 में से गया अगर 21 तो बचा कितना 6 और 21 में से गया 18 तो 18 19 20 21 3 बचा ये, ठीक है। कितना 5 ये हो गया तो 6 6 तिया 18 होगा, ठीक है, और 7 होगा ये। और अगर 27 में से 18 गया तो 9 बचेगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, है ना, ये तो 6 ही आएगा। 27 में से 21 गया तो 6 बचा, 27 में से 18 गया तो 9 बचा, और 27 में से अगर 13 घटाएंगे तो 27 तो 24 और ये 14 और 12, ठीक है, ये 12 बचेगा। सबको एस मतलब सेमी पेरीमीटर हर जगह एस को मैंने 27 पुट किया है, ठीक है, और एबीसी की वैल्यूज रख दी है। बस इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व तो कर सकते हैं ना अब यार, चलो फिर भी बता देता हूं मैं। इसको लिख सकते हैं आप 9 तिया 27 खत्म। इसको लिख सकते हैं आप 3 दूना 6, सबको 3 और 2 के टुकड़े में कर लो, ठीक है। और 9 तो वैसे ही किसी का स्क्वायर होता है तो उसको रहने दो, गुना इस 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, है ना। अब यहां देखो 9 का एक पेयर बन गया तो 9 एक बाहर आ गया, ठीक है। यहां पे इस 3 का एक पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ गया, ये हटा दो जो जो पेयर बाहर आ गए वो। 2 का एक पेयर बन गया तो ये दोनों भी बाहर आ गए, लेकिन 3 दूना 6 6 अंदर आ जाएगा क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो 9 तिया 27 27 दूना 54 तो 54√6 ये हो गया आपका आंसर, इसका एरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 1/3 1/4 है, उसका परिमाप 104 है, तो सबसे लंबी भुजा बताइए। देखिए 1/2 1/3 1/4 में इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि किसी भी भुजाओं का अनुपात 1/2 1/3 1/4 नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 इनका एक परफेक्ट भुजा निकालने के लिए हमें 2 3 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। वो आएगा 12, 12 का हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एक में फिर से 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12, और एक में 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12। तो यहाँ जाएगा 2 छंग 12 3 चौक 12 और 4 तिया 12। 6:4:3 में ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है, ठीक है, जिनका परिमाप 104 दिया है। तो ये हो गया 6 और 4 10 10 और 3 13, टोटल भुजाओं का योग 13 है, वो बोल रहा है 104 है, ठीक है। 13 हो गया 104 की वैल्यू, तो एक हो गया 8 की, 13 8 104 होता है ना, एक हो गया 8 की वैल्यू। तो सबसे लंबी भुजा यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 की वैल्यू निकालना है। तो 6 8 कितना हो गया 48, तो सबसे लंबी भुजा कितनी हो गई 48, ठीक है। तो यार ये त्रिभुज के 41 क्वेश्चंस थे तो जो मैंने कंप्लीट करा दिए आपको, है ना। अगला जो 42 क्वेश्चन है वो चतुर्भुज पे आधारित है। तो पहले हम चतुर्भुज का पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि चतुर्भुज होता कितनी तरह का है, ठीक है। तो चलिए, ये काफी मेहनत करी है यार मैंने इस वीडियो को बनाने में, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो मुझे मेहनत करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो जब कोई चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, मतलब फ्री में नहीं कहना चाहता मैं, गलत नहीं कहना चाहता किसी को, लेकिन अगर मैं इतना कर सकता हूँ मेहनत सिर्फ ऐसे ही बिना किसी से कोई पैसा लिया, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें प्लीज, कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें प्लीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।